हेलो दोस्तों, मैं आज एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आज लेकर के आया हूँ आपके लिए मॉडर्न इंडिया। क्योंकि हम लोगों को सबको पता है कि मॉडर्न इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं आप लोग के एग्जाम्स में। तो मॉडर्न इंडिया का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज टॉपिक लेकर के यूरोपियन एडवेंट या यूरोपियन एडवेंचर कह सकते हैं। यूरोपियन देश किस तरह से हमारे भारत में आए या इन्होंने क्या क्या किया है, इसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन एडवेंचर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि यूरोपियंस को हमारे देश में सी रूट की खोज करनी पड़ी? क्या जरूरत था कि उन्होंने हमारे यहाँ समुद्री रास्ते को लेकर के ढूंढना तय किया? तो सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज हमारे देश में सी रूट का निर्माण या डिस्कवरी क्यों किए। आप सभी को पता है कि इंडिया में प्रवेश करने का, इंडिया में एंट्री करने के लिए बाय रोड और सी रोड, बाय रोड और सी रोड, यही दो तरीके थे उस समय प्रवेश करने का। तो बाय रोड अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको टर्की, ईरान, इराक होते हुए अफगानिस्तान क्रॉस करना पड़ता था। उसके बाद आप एंटर कर पाते थे इंडिया में। और अगर देखा जाए बाय सी रूट, समुद्री मार्ग से इंडिया में प्रवेश करने का रास्ता मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, बे ऑफ पर्शिया और अरेबियन सी, इन सभी को पार करके ही इंडिया में प्रवेश किया जा सकता था। तो ये थे इनके भारत में प्रवेश करने के रास्ते। यही दो जगह से भारत में प्रवेश किया जा सकता था। लेकिन 1453 में उस्मानी सल्तनत, ध्यान दीजिएगा, 1453 में उस्मानी सल्तनत ने टर्की पर कब्जा कर लिया। टर्की में ही एक जगह था कजाकिस्तान, इसी जगह पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और जैसे ही अधिकार कर लिया कजाकिस्तान में, तो ध्यान दीजिएगा टर्की इनके अधिकार में आ गया, साथ में बे ऑफ पर्शिया और अरेबियन सी ये भी आ गए। तो जब ये तीन जगहों पर इन्होंने कब्जा किया, तो भारत में प्रवेश करने के लिए इस जगह पर भी रोक लग गई और इन दोनों जगहों पर भी रोक लग गई। मतलब अब यूरोप से कोई भी इंसान बाय रोड भी भारत में प्रवेश नहीं कर सकता था और बाय सी रूट भी प्रवेश नहीं कर सकता था। तब चूंकि यूरोपियंस को पता था कि इंडिया जो है आज से नहीं, एंशिएंट पीरियड से ही यूरोपियंस के साथ हमारा रिश्ता रहा है। उसी समय से ग्रीक लोग भारत आते रहे हैं। तो उनको यहाँ के मसाले बहुत पसंद थे। मसालों के साथ साथ गोल्ड जो यहाँ आता था वो प्योर हुआ करता था। तो इसी कारण से यूरोपियंस का लालच हमेशा भारत की ओर आकर्षित रहा ही है। इनका दिमाग हमेशा भारत की ओर आकर्षण का केंद्र बना रहा। तो इसी समय जो यूरोप के जो राजा थे, किंग हेनरी, इन्होंने कहा कि हमें भारत के लिए नए सी रूट की स्थापना करनी पड़ेगी या फिर नए जगह का खोज करना पड़ेगा जिससे हम भारत में प्रवेश कर सके। और इन्हीं के कहने पर भारत की खोज स्टार्ट हुई। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से भारत का खोज स्टार्ट होना शुरू हुआ। 1487 में भारत की खोज के लिए पहली बार एक इंसान निकला जिसका नाम था बार्थेलियो डियास। बार्थेलियो डियास भारत की खोज के लिए निकला था। ये चला तो अपने जहाज से ठीक ठाक,
और जैसे ही ये अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग में पहुंचा, क्योंकि भारत में प्रवेश करने के लिए जो नया सी रूट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं मैप के द्वारा बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि ये हमारा यूरोप है, इस जगह पे आपका एशिया है, यहाँ आपका अफ्रीका है, इस जगह आपका साउथ अमेरिका और यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया और यहाँ आपका अंटार्कटिका। तो अब चूंकि एशिया में प्रवेश करना था यूरोपियों को, इधर से आपका सी रूट और बाय रोड बंद हो चुका था, इधर से ये लोग डायरेक्ट आ नहीं सकते थे, तो इनको आने के लिए अब अफ्रीका महाद्वीप को पार करना पड़ेगा और यहां से होते हुए ये ऐसे आएंगे। लेकिन चूंकि वहां पे स्वेज कैनाल उस समय बना नहीं था, तो स्वेज कैनाल ना बनने के कारण यूरोप से जो जहाजें निकलती थी अफ्रीका तक तो ठीक ठाक पहुंच रही थी, यानी बात अगर देखा जाए तो बार्थेलियो डियास जो थे वो अफ्रीका तक ठीक ठाक पहुंचे, अफ्रीका तक ठीक ठाक पहुंचे, यानी अफ्रीका का मैंने अभी अभी आपसे बात किया कि साउदर्न पार्ट जो था जिसको बोला जाता था केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, जिसको आज के जमाने में कहा जाता है केप टाउन, इस जगह तक इसका जहाज ठीक ठाक पहुंचा और आगे नहीं जा पाया। कहने का मतलब इसने भारत का खोज करना तो चाहा लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया गया, मैं इधर रब कर रहा हूं, कर रहा हूं। 1494 में में एक और जहाजी भारत की खोज करने के लिए निकला जिसका नाम था कोलंबस। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड से जहाज लेकर के निकला था और ये भी अफ्रीका तक ठीक ठाक पहुंचा, लेकिन अफ्रीका से चूंकि हमारा देश एशिया जो था इस डायरेक्शन पे था, लेकिन ये अपना रास्ता भटक गया। जैसे ही अफ्रीका से बाहर निकलना चाहा, ये ईस्ट की ओर ना जा करके वेस्ट की ओर चल दिया और इसी जगह इसने टापुओं का खोज किया जिसका नाम दे दिया इसने वेस्ट इंडिया, जो बाद में वेस्ट इंडीज के नाम से फेमस हुआ। क्योंकि इंडिया की खोज करने के लिए निकला था इसलिए इसका नाम इंडिया से ही रखा, और जब इसे पता चला कि ये इंडिया नहीं है तो इसने अपनी खोज और जारी रखी और थोड़ा सा आगे बढ़ा और इसने खोज कर डाला अमेरिका का। इसी ने अमेरिका की खोज की। 1497 में एक और जहाज लेकर के निकला जिसका नाम था वास्को डे गामा। ये भी निकला भारत की खोज करने के लिए। ये पुर्तगाल से निकला था, पुर्तगाली था, और पुर्तगाल से निकल करके ये भी अफ्रीका तक ठीक ठाक पहुंचा। और चूंकि इसको आइडिया हो चुका था कि इससे पहले जो हमारे दूसरे खोजकर्ता निकले थे वो अफ्रीका से ही रास्ता भटकते थे, इसलिए अफ्रीका में एक गाइड का हेल्प लिया इसने जिसका नाम था अब्दुल मनीब।
जो कि एक गुजराती हुआ करता था। तो अब्दुल मनीत से ही इसने हेल्प लिया भारत की खोज करने के लिए, और अब्दुल मनीत की हेल्प के थ्रू ही ये 20 मई 1498 में भारत पहुंचा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है वास्को डी गामा जिस जहाज से भारत पहुंचा था उस जहाज का नाम क्या था। यहाँ याद रखिएगा, साओ गैब्रियल नाम था। इसके जहाज का नाम साओ गैब्रियल था। और 20 मई अफ्रीका से, चूंकि इसको यहाँ तक 20 मई 1998 में भारत तक पहुंचने में 90 दिन का समय लगा था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 90 डेज का समुद्री रास्ता तय करने के बाद ये भारत पहुंचा। भारत के कालीकट, जो कि केरल में है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, कालीकट बंदरगाह में इसका स्वागत किया गया था, वेलकम्ड बाय एक लोकल रूलर था जिसका नाम था जामोरिन, और जामोरिन ने ही इसका स्वागत किया था। चूंकि भारत पर इस समय अरबों का शासन चल रहा था, अरेबियंस का राज चल रहा था, दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो अरबों ने इन्हें मना किया था कि आप इसकी स्वागत ना करें, इसको हो सके तो यहीं से मार करके भगा दें, या तो मृत्यु इसको दे दे, मृत्यु की सजा दे दे, क्योंकि ये आगे चल करके हमारे लिए खतरा बन सकता है। लेकिन जामोरिन ने किसी की बात ना सुनी और इसका स्वागत किया। 20 मई 1998 में कैलिकट पहुंचने के बाद इसने 1498 में ही पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1499 में ये गोवा पोर्ट होते हुए अपने देश वापस चला गया। गोवा पोर्ट से रिटर्न गया अपने देश, लेकिन ध्यान रहे रिटर्न जब गया तो ये अपने साथ भारत से कुछ मसाले ले गए, खास करके ब्लैक पेपर, काली मिर्च भारत से अपने देश ले गया। और इसी ब्लैक पेपर को इसने पूरे यूरोप में बेचा, जहां जहां गया इसने इसको बेचा। और इस एक छोटी सी दाने से ये 60 गुना मुनाफा कमाता है, 60 टाइम्स प्रॉफिट। अब जब इसे 60 गुना प्रॉफिट हुआ तब इसे ये बात समझ आ गई कि भारत की एक छोटी सी चीज अगर मुझे इससे 60 गुना मुनाफा दे सकती है, तो भारत में तो ऐसे बहुत सारे खजाने पड़े हैं और भी मसाले पड़े हैं, क्यों ना मैं भारत वापस चलूं। और इसी सोच को लेकर के ये 1502 में वापस आया भारत, came back to India। इंडिया जैसे ही वापस आया, अब इसका आगे का सोच यही था कि किसी तरह से भारत में अपने व्यापार को फैलाया जाए। (1502) में ये भारत आने के बाद 1503 में इसने फर्स्ट फैक्ट्री लगाया, खास करके भारत के कोचीन में। यहाँ पे इसने भारत में पहली बार यूरोपियन फैक्ट्री का स्थापना किया और मसालों का व्यापार शुरू करता है। ध्यान दीजिएगा, 1505 से लेकर के 1509 तक यूरोपियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट गवर्नर भारत भेजा, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पहला गवर्नर बना करके भारत भेजा गया। फ्रांसिस्को अल्मीडा ने जैसे ही भारत में कदम रखा तो इसने देखा
कि हमारा जो व्यापार है वो बस एक ही क्षेत्र पे फैला हुआ है और वो कोचीन है। और भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे अरब बहुत दिनों से राज कर रहे हैं और बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्लान यही रहा कि अरबों को अब यहाँ से भगाया जाए और किसी तरह से हमें अपने क्षेत्र को बढ़ाना है। इसी कारण से इन्होंने एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसी पॉलिसी के तहत धीरे धीरे भारत पर कब्जा बढ़ता गया यूरोपियंस का, यानी खास करके बंदरगाहों पर जहाँ पे शिपों का, जहाजों का आवाजाही चलता रहता था, उन जगहों पर अल्मीड़ा को ही कहा जाता है मास्टर ऑफ इंडियन सी, मास्टर ऑफ इंडियन ओशन कहिए या इंडियन सी कहिए। पंद्रह 1509 में जब ये वापस चला गया तो दूसरा गवर्नर बनकर के 1509 से लेकर के 1515 तक भारत में आए अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आए। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट यहाँ छूटा है। इसने यूरोपियन एम्पायर को बसाया था, यूरोपियन एम्पायर को बसाया था और यूरोपियन एम्पायर का नाम इसने रखा था एस्तांदो द इंडिया। एस्तांदो द इंडिया के नाम से इसने यूरोपियन साम्राज्य को बसाया। अल्फांसो दे अल्बुकर्क भारत का अगला गवर्नर बन करके आया, सेकंड गवर्नर। ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क ही एक्चुअल फाउंडर माना जाता है यूरोपियन एम्पायर का। इसी को बोला जाता है एक्चुअल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक। (1510) में अटैक ऑन आदिल शाही इसने बीजापुर के रूलर आदिल शाही पर अटैक किया और इनसे छीन लिया गोवा को, कैप्चर्ड गोवा। और आगे चल करके इसी गोवा को इन्होंने अपना कैपिटल घोषित किया, गोवा को अपना कैपिटल घोषित किया। अल्फांसो दी अल्बुकर्क के नाम पर ही भारत का सबसे प्रसिद्ध आम, जिसको अल्फांसो कहा जाता है या हापुस भी कहा जाता है, इसकी खेती स्टार्ट हुई महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। ध्यान रखिएगा, रत्नागिरी आम फेमस है इसी नाम से, अल्फांसो के नाम से, जिसका कीमत करीब करीब अगर रिसेंट देखा जाए तो 1500 रुपये किलो बिकता है। और ये सिर्फ भारत में 1500 रुपये किलो है, तो आप सोच ही सकते हैं जब विदेश इसको भेजा जाता है तो कितने महंगा होता होगा। तो ये बहुत महंगे में बेचा जाता है और इसी के नाम से ये फेमस है। अगला 1529 से लेकर के 1538 तक थर्ड गवर्नर बन करके आए नैनो डे कुन्हो। नैनो डे कुन्हो अगले गवर्नर बन करके आए। चूंकि 1529 से 38 के बीच में आप सभी को पता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हो गया था
और इसी बीच में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा हुआ था, क्योंकि हुमायूं एक ऐसा शासक था जो आसपास के शासकों से हमेशा घिरा हुआ रहा और उलझते रहा। तो जिस समय वो अपनी साम्राज्य को सुधारने में लगा हुआ था, तब यूरोपियंस को बहुत बड़ा फायदा हुआ, खास करके नीनो डे कुन्हो को। और इसने क्या किया, धीरे धीरे एक दो जगह इसके जो करीब थे, जैसे 34 में गुजरात का बेसिन, 1535 में दीव, 1545 में सिलोन, जिसको भी हम लोग श्रीलंका कहते हैं, 1559 में दमन, इन सब जगहों पर कब्जा कर लिया यूरोपियंस ने। और एक चीज याद रखिएगा, इन्हीं के समय में कारताज सिस्टम चलाया गया। और ये कारताज सिस्टम क्या था कि कोई भी हो, चाहे कहीं का भी राजा क्यों ना हो, उसकी जहाज अगर इन पोर्टों से, भारतीय समुद्र के रास्ते से अगर पार होती है, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। यहाँ तक कि मुगल को भी इसके लिए टैक्स देना पड़ता था। तो इन लोगों ने पूरी तरह से समुद्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, अपना रूल रख लिया था। 1559 के बाद अब हम लोग बात करते हैं इनके द्वारा कंट्रीब्यूशन का। भारत में इन्होंने किस किस चीज का कंट्रीब्यूशन किया। कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इन्होंने ही भारत में आलू की खेती शुरुआत की, आलू की खेती का शुरुआत भी पुर्तगालियों के द्वारा हुआ। टमाटर की खेती, ऑरेंज, संतरा और पाइनएप्पल की खेती नागपुर में इन्होंने स्टार्ट किया था। अगर इसी तरह देखा जाए तो कैश्यू नट, काजू की खेती, टोबैको, तंबाकू की खेती इन्होंने ही शुरुआत की इसकी। और साथ साथ शिप, जहाज बनाने का भी काम इन्होंने ही शुरुआत किया भारत में, शिप मेकिंग। कैथोलिक चर्च, कैथोलिक डिजाइन ऑफ चर्च, (1556) में इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया, जो कि पूरे एशिया में चीन के बाद ये पहला था जो कि प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना भारत में हो रहा था। तो प्रिंटिंग प्रेस का भी स्थापना इन्होंने ही किया। तो ये थी यूरोपियंस के द्वारा भारत को दिए गए कुछ चीजें। और एक चीज था जो कि हम छूट गया, यहाँ पे लिख लेंगे, रेड चिली, लाल मिर्च की खेती भी इन्होंने ही शुरुआत की थी भारत में। यूरोपियंस में अगर देखा जाए तो पोर्तुगीज के बाद भारत आए डच, जो कि नीदरलैंड से आए थे। (1596) में कार्लेनियस हाउंटमैन नामक एक इंसान भारत पहुंचे नीदरलैंड से। चूंकि अंग्रेजों से ये भारत में पहले पहुंच चुके थे, लेकिन 1602 में इन्होंने स्थापना किया
डच ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने 1602 में स्थापना किया। 1605 में फर्स्ट फैक्ट्री का स्थापना किया मुसल्लीपट्टनम में। आंध्र प्रदेश मुसल्लीपट्टनम में इन्होंने पहला फैक्ट्री लगाया और मुख्यतः ये दो ही तरह के ट्रेड किया करते थे, कॉटन टेक्सटाइल के साथ साथ इन्होंने ही शुरुआत किया था भारत में। इनको शुरुआत नहीं कर सकते, इससे पहले भी ये चीज़ें चलते रहती थी, लेकिन इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। टी, ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल के साथ साथ इन्होंने टी का भी इस्तेमाल किया, चाय का व्यापार किया। धीरे धीरे इनकी जो लड़ाइयाँ थी वो धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ बढ़ती चली गई। कारण ये था कि अंग्रेज नए नए आए थे और कुछ नए मशीनों के साथ आए थे, तो उनके ऊपर ज़्यादा जो वो लोग जितना भी ज़्यादा ये करते थे, प्रोडक्ट का निर्माण करते थे, इनके साथ मार्केट में हमेशा तकरार रहता ही था। तो अंग्रेज हमेशा चाहते थे कि ये लोग अपना सारा चीज़ हमें दे दें और यहाँ से चले जाएं। तो इसी सिलसिले में ध्यान रखिएगा, डचेस ने, अगर डचेस का कहा जाए तो 1759 में एक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों के साथ, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ बेद्रा। और बैटल ऑफ बेद्रा लड़ा गया ब्रिटिशर्स और डच के बीच, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए। ब्रिटिशर्स में अगर उस समय गवर्नर देखा जाए तो लॉर्ड क्लाइव थे या फिर रॉबर्ट क्लाइव थे। बैटल ऑफ बेद्रा जीतने के बाद 1795 में डच अपने सारे की सारी कंपनियां अंग्रेजों को बेच दिया। अपनी जितनी भी कंपनियां थी वो ब्रिटिशर्स को बेच करके यहाँ से चले गए। यूरोपियन एडवेंचर में पोर्तुगीज के बाद डचों की बात हमने कर ली है, और डचों के बाद आए थे ब्रिटिश का आगमन हुआ भारत में। 1599 में पहला अंग्रेज, फर्स्ट ब्रिटिशर भारत आया। जिसका नाम था जॉन मेंडेनाहाल। क्योंकि जॉन मेंडेनाहाल जो था ये बाय रोड भारत पहुंचा था, और अगले ही साल 1600 में एक और अंग्रेज भारत आया जिसका नाम था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो था वो अकबर के कोर्ट तक विजिट किया था। और भारत में व्यापार करने के लिए परमिशन मांग करके आया अकबर से, और जैसे ही इसको परमिशन मिला तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई लंदन में। इसकी स्थापना करने वाले जो लोग थे उन्हें कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचर। इन्होंने परमिशन लिया था उस समय की ब्रिटिश रानी क्राउन एलिजाबेथ
टेलर फर्स्ट, और इनको परमिशन दिया गया था, चार्टर दिया गया था, जो परमिशन दिया गया था वो 15 साल के लिए था कि आप भारत में 15 साल व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार करने के सिलसिले में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद अगला अंग्रेज 1608 में भारत आया, जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। लेकिन ये पहला अंग्रेज था जो बाई सी रूट आया था, समुद्री रास्ते से आया था, और ये भी जहांगीर के दरबार में जाकर के जहांगीर से परमिशन लेता है बिजनेस करने के लिए। इसे भी परमिशन मिलता है कि आप भी अपनी फैक्ट्री लगा करके भारत में व्यापार कर सकते हैं, और इसे भी दिया गया मुसल्लीपट्टम। 1611 में फैक्ट्री लगाने के लिए ये मुसल्लीपट्टम पहुंचे, मुसल्लीपट्टम में ही फैक्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन चूंकि मुसल्लीपट्टम में इससे पहले ही फैक्ट्री खुल चुकी थी डचों की, तो वहां पे डचों ने इसका विरोध किया और मुसल्लीपट्टम में इनका फैक्ट्री नहीं खुल पाया। इसी कारण से 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री बनकर के रेडी हुआ सूरत में। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में खोला गया 1613 में। 1615 में एक और अंग्रेज भारत आया, सर थॉमस रॉ। चूंकि इससे पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि 15 साल का परमिशन मिला था, तो 1600 से लेकर के 1615 तक 15 साल पूरे हो गए थे, और सर थॉमस रॉ को भेजा ही गया था इसी चीज़ की जांच करने के लिए कि वहाँ कैसा चल रहा है हम अपना बिजनेस। तो जेम्स फर्स्ट ने, जो कि ब्रिटिश राजा थे, उन्होंने इसे भेजा था चेक करने के लिए, और जब सब चीज़ ठीक ठाक पाया तो अगले 15 साल के लिए फिर से इनका व्यापार परमिशन बढ़ा दिया गया। 1640 में मद्रास की स्थापना हुई। मद्रास की स्थापना की गई 1640 में, और जब 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स ने एक पोर्तुगीज राजकुमारी से शादी किया, गॉट मैरिड, कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा से जब इन्होंने शादी किया 1661 में, तो प्रिंस चार्ल्स को पोर्तुगाल के जो राजा थे, उन्होंने दहेज के रूप में एज ए डॉरी, दहेज के रूप में बॉम्बे दिया। कहने का मतलब बॉम्बे जो था इनको प्रिंस चार्ल्स को दहेज में मिला, लेकिन चूंकि प्रिंस राज भारत में नहीं कर रहे थे, ब्रिटेन में कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये बॉम्बे लेकर के हम करेंगे क्या। इसी कारण से 1668 में ब्रिटेन के राजकुमार ने बॉम्बे को गिफ्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन एक छोटी सी शर्त रखी कि हर एक साल 10 पाउंड इसके लिए इन्हें देना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 पाउंड प्रति वर्ष के ब्याज से देना स्टार्ट किया प्रिंस चार्ल्स को। इसकी कीमत
1668 में जब इन्होंने बॉम्बे को दान कर दिया, इसके बाद 1697 में कलकत्ता की स्थापना की गई। कलकत्ता की स्थापना हुई और इसी कलकत्ता में एक दुर्ग, एक महल बनाया गया, जैसे फोर्ट विलियम नाम दिया गया। अब अंग्रेजों के पास 3 प्रोविडेंसी बन गए थे, जैसे मद्रास ऑलरेडी था ही, बॉम्बे था और अब कलकत्ता। 1717 में मुगल एम्पायर फारुखशियर 1717 में मुगल जो साम्राज्य के राजा थे, मुगल बादशाह थे फारुखशियर ने तब एक गोल्डन ऑर्डिनेंस पास किया था अंग्रेजों के लिए, और वो गोल्डन ऑर्डिनेंस जो था यही कहलाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा के नाम से ये फेमस है। और गोल्डन ऑर्डिनेंस ये था कि अब अंग्रेजों को कोई भी व्यापार करने के लिए किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो ये थे भारत में अंग्रेज। चूंकि अंग्रेजों के बारे में हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी बाकी है इसके विषय में, लेकिन यूरोपियन एडवेंचर में इतने ही टॉपिक आपको मतलब अंग्रेजों को लेकर के क्लियर करना था। अंग्रेजों के बाद भारत में डैनिश आए, जो डेनमार्क से आए थे। डेनमार्क से आए थे 1616 में इन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। क्योंकि डेनिश उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे हमारे देश के लिए, क्योंकि इनका बिजनेस ज़्यादा नहीं चल पाया था। इसी कारण से बहुत कम ही टॉपिक होगा जो इससे रिलेटेड होगा आपका। 1620 में पहला फैक्ट्री का स्थापना किया गया 1620 में केरल में। सोलह सौ 76 में इन्होंने दूसरा फैक्ट्री लगाया बंगाल के श्रीरामपुर में। क्योंकि इनका बिजनेस चल नहीं रहा था और ये 2 ही तरह के बिजनेस कर रहे थे, 2 ही ट्रेड चल रहा था इनका भी, टी और विथ चाइना, ट्रेड विथ चाइना। चीन के साथ व्यापार था और चाय का व्यापार था। तो ये दोनों ही इनका सक्सेस नहीं हो पा रहा था। इसी कारण से 1745 में इन्होंने अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेच दिया और भारत छोड़ करके चले गए। डेनिश के बाद भारत आने वाले अगले यूरोपियन कंट्री से थे फ्रेंच। सोलह सौ 64 में एक फ्रेंच भारत आया जिसका नाम था कॉलबर्ट, जो मिनिस्टर हुआ करता था किंग लुइस 14 का। कॉलबर्ट भारत आया और 1664 में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सोलह सौ 68 में इन्होंने पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया।
1672 में इनका पहला गवर्नर बनकर के भारत आया, फर्स्ट गवर्नर बनकर के भारत पहुंचा फ्रांसिस मार्टिन, और इन्होंने ही अटैक किया शेर खान लोधी पर, और इसको हरा करके इन्होंने कैप्चर किया पुदुचेरी को, और बाद में यही फ्रेंच का कैपिटल बन करके भारत में रहा पुदुचेरी। और चूंकि अगर देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए कब, 1498 में, और सबसे ज़्यादा समय तक भारत पे रहे यही लोग 1961 तक। 1961 में ये लोग भारत को छोड़ करके गए, और 1961 में ही गोवा को यूनियन टेरिटरीज घोषित किया गया, और 1987 में ये 25वां राज्य बना भारत का, 25th स्टेट बना। लेकिन एक शर्त था 371 आर्टिकल 371 आई के तहत इसको एक विशेष राज्य का दर्जा मिला। विशेष राज्य इसलिए किसी भी राज्य में लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें मिनिमम कम से कम 60 होनी चाहिए, और गोवा में यही सीट जो था 40 है अभी भी, और यहाँ इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। अगर फ्रेंच की बात करें, जितने भी आए यूरोपियन कंट्रीज से सब वापस चले गए, लेकिन फ्रेंच कॉलोनीज आज भी आपको देखने को मिलेगा पुदुचेरी में, या पांडिचेरी अगर आप कभी जाते हो तो इस जगह पे फ्रेंच लोग आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब बाकी सारे लोग चले गए, लेकिन फ्रेंच अभी भी भारत में बसे हुए हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और दूसरे टॉपिक्स में बात करेंगे, तब तक इसको अच्छे से आप लोग कर ले।